नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कक्षा 7 इकाई चौथी कथनी और करनी। ये लेसन हमने भाग 1 में देखा कि जो मानव है वह मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है, यानी कि ईश्वर ने यह अनमोल चीज़ दी गई है। यानी कि इस संसार में इस दुनिया में ईश्वर ने कई प्राणी जीव बनाए हैं, लेकिन उनमें मनुष्य को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। तो यहाँ उसकी कथनी और करनी पर ध्यान दिया है, यानी कि कथनी जो कहा जाता है या करनी जो किया जाता है। यानी कि मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। तो ऐसे हमने भाग 1 में 2 प्रसंग देखे। पहला प्रसंग है कि फूल तोड़ना मना है। हमने देखा कि जो सज्जन है वह खुद तख्ती लगाते हैं कि फूल तोड़ना मना है। फिर वही व्यक्ति, वही सज्जन, हमने देखा कि बड़े सवेरे लोगों ने उन्हें बगिया में फूल तोड़ते हुए देखा, तो वह शर्म के मारे बताते हैं कि मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो दूसरे मनुष्य भी पूजा के लिए ही तोड़ रहे होंगे ना, तो उन्होंने ही यह नियम बनाया है और खुद वही तोड़ते हैं। दूसरा प्रसंग देखा हमने कि धूम्रपान करना वर्जित है, यानी कि बसों में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, आप नहीं पी सकते। आपने देखा है कि बसों में लिखा हुआ होता है आगे कि धूम्रपान वर्जित है। गुजरातीમાં के धूम्रपान मनाई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बस में जो प्रसंग देखा कि बस में जो कंडक्टर है, एक व्यक्ति बीड़ी जलाता है, तो उस व्यक्ति को कहता है कि आपने देखा नहीं यहाँ धूम्रपान वर्जित है, तो उसकी जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा देता है। बाद में थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर सिगरेट जलाते हैं और दोनों बारी बारी पीते हैं। तो यह दृश्य एक मुसाफिर देखता है, जो बीड़ी जलाने वाला, तो वह कंडक्टर को इशारा करते हुए उस बोर्ड की तरफ बताता है। तब जो कंडक्टर है वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह आपके लिए है, ये जो है वह आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो यहाँ कंडक्टर ने ही उसे जलती हुई बीड़ी बाहर फेंकवा दी थी और वही खुद जाकर पीने लगा, तो उन्हों के लिए नियम यह लागू नहीं पड़ता। अब यहाँ एक दूसरा प्रसंग है। 2 प्रसंग हम भाग 2 में देखेंगे। भाग 1 में 2 प्रसंग देखे और भाग दूसरे में 2 प्रसंग देखेंगे। तो मनुष्य की कथनी और करनी, तो ये 2 आगे जैसे हमने 2 प्रसंग देखे, तो यहाँ भी 2 प्रसंग हम देखेंगे। तो ये आज का ये तीसरा प्रसंग है। भाग 1 में हमने 2 प्रसंग देखे, अब भाग 2 है, उसमें तीसरा प्रसंग है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा कराइए। यानी कि एक व्यक्ति है वह दुकान पर जाता है और स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा करता है। तो दुकानदार कहता है कि आप अपना जो स्कूटर है वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा कराइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। यानी कि जो व्यक्ति है, कस्टमर, वो कहता है कि मुझे ज़्यादा समय नहीं रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। यानी कि मुझे कम ही सामान लेना है, मैं अभी सामान लेकर चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। यानी कि दुकानदार उसे बताता है कि दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आगे जो व्यक्ति है वह बताता है कि कि मुझे कम ही सामान लेना है। फिर भी वह दुकानदार है वह नहीं मानता है और कहता है, ठीक बात नहीं है, तुम सड़क पर तुमने यह वाहन खड़ा कर दिया। तब सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी कि दुकानदार के बारी बारी कहने पर जो कस्टमर है, यानी कि सज्जन है, उसने स्कूटर वाहन जहाँ वाहन खड़ा करने के स्थान था वहाँ जाकर रख दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया।
स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। यानी इतने में ही एक लड़का स्कूटर लेकर आया और दुकान के सामने ही स्कूटर खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, यानी कि यह देखकर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया, मुझे मना किया, ऐसा क्यों? तो दुकानदार कहता है, यह तो मेरा बेटा है। यानी कि वह बोला कि ये मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें जब अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। यानी कि हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उनके बारे जब उनके सिर पर यह आती है तो वह आदर्श भूल जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा है। दुकानदार ने उन सज्जन को स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर रखवा दिया, लेकिन अपने बेटे ने स्कूटर बीच सड़क पर दुकान के सामने रखा, फिर भी वह कुछ नहीं बोला। तो यहाँ अब चौथा प्रसंग है। यहाँ हमने तीसरे प्रसंग में देखा कि मनुष्य की कथनी और करनी, कहता कुछ है और करता कुछ है। अब हम यहाँ चौथा प्रसंग देखेंगे। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यानी कि एक दिन एक सज्जन उनके मित्र को मिलने आए। दोनों मित्र में बातचीत में मग्न थे, यानी कि तल्लीन थे। उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, यानी कि खिड़की से जाकर बाहर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था। यानी कि जैसे उनसे बाहर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। यानी कि पिछले 4 महीने का वह किराया, 4 महीने का किराया मांगने के लिए बार बार वह आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। यानी कि उस व्यक्ति ने अपने लड़के को समझाकर बाहर भेजा बच्चे को। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, यानी कि जैसे ही बच्चा बाहर जाता है तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। यानी कि उस बच्चे को वह मालिक बताता है कि तुम्हारे पिता से कहो कि मैं किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। यानी कि जो बच्चा बाहर आया उसने जल्दी से, तपाक से में जल्दी से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। यहाँ पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। यानी कि जो उसका मित्र आया था उसके चेहरे पर यह बात सुनकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। यहाँ पानी पानी हो जाना मुहावरा है। पानी पानी हो जाना यानी कि शर्म से सिर झुक जाना। पानी पानी हो जाना का अर्थ होता है शर्म से सिर झुक जाना। तो वो शर्म के मारे अपना सिर उसने नीचा कर दिया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था। अब यहाँ से 5वां प्रसंग शुरू होता है। तो हमने 4 प्रसंग देखा। जो चौथा प्रसंग था उसमें भी ऐसा ही है कि जिस व्यक्ति ने बालक को समझाकर बाहर भेजा था, उस बालक ने जो जवाब दिया उसे ही उस व्यक्ति को, उस मालिक को पता चल गया और हंसने लगा। उसमें उसके पास जो बैठा था मित्र वो भी हंसने लगा। यानी कि मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। उसकी कथनी और करनी दोनों में अंतर देखने को मिला। अब यहाँ जो 5वां प्रसंग है वह हम देखेंगे। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी भी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति ने सिखाया था कि किसी काम को गलत ढंग से, पूरे ढंग से नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करती, यानी कि अपना टर्न कब आए उसकी प्रतीक्षा, इंतज़ार। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार करते रहना चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। यानी एक दिन वह जल बिजली यानी पानी का बिल के जमा कराने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता था। यानी कि उनका 8 वर्षीय एक बालक भी था।
बिल कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। यानी कि जब वह बिल जमा कराने गए तो वहाँ मनुष्य की मानो कि लंबी लाइन थी, वह देखकर कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, यानी कि जो लोग लाइन में खड़े थे उन लोगों को उसने ध्यान से देखा और आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। यानी कि उनको एक आगे ही जान पहचान वाला व्यक्ति दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। यानी कि उसको बिल और पैसे थमाए और कहा कि बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वह राशि उसके हाथ में थमा दी। यानी कि उस व्यक्ति कुछ आंसर दे, जवाब दे, उसके पहले ही बिल और पैसे उसके हाथ में दे दिए। थमा देना मीन्स दे देना। और एक तरफ जाकर खड़े हो गए, यानी कि साइड में जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, यानी कि उसके पास जो 8 वर्ष का पोता आया था हलक, वो बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। यहाँ भी ऐसा ही है कि जो लाइन थी उसमें उनके दादाजी नहीं खड़े हुए, उन व्यक्ति को बिल और पैसे दे दिए, लेकिन उसका जो बच्चा था वह समझदार था, उसको पता चल गया तो वो बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना। तो यहाँ भी मनुष्य की कथनी और करनी हमें देखने को मिली। खुद बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वह खुद क्या करते हैं वह नहीं सोचते हैं। मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। तो यहाँ हमारे समाज में या दुनिया में हमने देखा है कि बड़े बड़ी बातें करने वाले जो लोग हैं, आदर्श की बातें करने वाले जो लोग हैं, नियम बनाने वाले जो लोग हैं, वह खुद ही नियम तोड़ते हैं, वह खुद ही आदर्श की बातें तो करते हैं, फिर जब उनके सर पर आती है तो वह खिसक जाते हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं है। यानी कि इस प्रकार का जो व्यवहार है, आचरण का मतलब होता है व्यवहार, यानी कि इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। यानी कि ऐसा व्यवहार जो करते हैं उन लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र बनते हैं। यानी कि लोग उन पर हंसते हैं। मैं जो ऊपर का प्रसंग देखा उनमें उनका पोता जो कहता है कि दादाजी लाइन में लगिए ना, तब जो लाइन में खड़े थे जो लोग वह हंस रहे थे। तो ऐसे हम कई बार हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यानी कि इसलिए हमें कथनी और करनी, जो कहते हैं और करते हैं, उसमें समानता, सेम समानता रखनी चाहिए। ठीक है। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। यानी कि तुम्हारी कथनी और करनी दोनों एक समान होगी तभी तुम्हें जग माने विश्व में या दुनिया में तुम्हें सम्मान मिलेगा। यही लेसन में यह बात बताई गई है कि तुम्हारी जो कथनी और करनी, यानी कि तुम जो कहते हो वो ही करना चाहिए, तभी तुम्हें दुनिया में या समाज में सम्मान मिल सकता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ शब्दार्थ है जो इस इकाई में आए हैं। हमने जब एक्सप्लेनेशन हो रहा था तो मैंने बताया था, फिर भी हम इस शब्द को देख लेते हैं। इस शब्दार्थ में इसे समानार्थी शब्द भी कहा जाएगा, तो इस शब्द को आप समानार्थी शब्द में भी उपयोग कर सकते हैं। संवारा तो सजाया, अंतर भेद, फर्क भी कह सकते हैं उनको। पार्क का मतलब होता है बाग और बगीचा। कतार शब्द का अर्थ होता है पंक्ति या लाइन भी कह सकते हैं हम। वर्जित का मतलब होता है निषेध, मना। कंडक्टर परिचालक, यानी कि जो ड्राइवर के पास होता है उसे कंडक्टर कहा जाता है, उसे हिंदी में परिचालक भी कहा जाता है। सिद्र का मतलब होता है जल्दी। तपाक से का मतलब होता है, यानी कि बच्चा तपाक से जवाब देता है तो उसका अर्थ होता है जोश के साथ जल्दी से बता देना। पोता का मतलब होता है पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार। राशि मीन्स रकम। आचरण मीन्स व्यवहार। सदैव मीन्स सदा के लिए, हमेशा के लिए। सदैव मीन्स हमेशा के लिए। यहाँ 2 मुहावरे हैं, देखेंगे। गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी, यानी जिस मनुष्य के पास बहुत गुण होते हैं उसे गुणों की खान कहा जाता है, बहुत गुणी कहा जाता है। पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना भी कह सकते हैं। पानी हो जाना
का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना भी कह सकते हैं, शर्मिंदा हो जाना भी कह सकते हैं। यहाँ विराम चिन्ह है, देखेंगे एक्सरसाइज 2 में कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज कोई काम की नहीं है हमारे, तो सेकंड एक्सरसाइज है वह हम देखेंगे विराम चिन्ह। यानी कि जब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो विराम चिन्ह का जो उपयोग है हम कब से कर सकते हैं या हम कब पहचान सकते हैं, इसे कैसे कौन सा चिन्ह कहेंगे। तो यहाँ से जो उद्गार चिन्ह है, विस्मय चिन्ह, यानी कि उद्गार चिन्ह, उसमें जो पहला है उसके उद्गार चिन्ह में आएगा थर्ड। यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि पहले जो पहला नंबर है उसमें जो विराम चिन्ह है, तो उस विराम चिन्ह में हम देखेंगे कई चिन्ह हैं, वैसे तो कई चिन्ह हैं, यानी कि योजक चिन्ह, यानी कि उसे योजक चिन्ह भी कहा जाएगा। जो विराम चिन्ह है उसे योजक चिन्ह या उसके साथ जो लगाया जाता है। तो हम देखेंगे पहला है कि उद्गार और विस्मय, यानी कि जब हम विस्मय आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो यहाँ फर्स्ट बॉक्स में नंबर थर्ड आएगा। दूसरा है अवतरण चिन्ह, दूसरा है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह यानी कि जब हम डबल कॉमा करते हैं, जैसे कि ये 5वां नंबर, दूसरे नंबर में आएगा 5वां नंबर। तीसरा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आगे मैंने बताया कि योजक चिन्ह में आएगा नंबर 6, यानी कि हम ये देखेंगे 6 नंबर डैश, जो छोटी ही डैश होती है, ये आएगा तीसरे नंबर में 6। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न सूचक चिन्ह। वो तो हम क्वेश्चन मार्क जानते ही हैं, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है नंबर 1 पर। आगे है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप, या हिंदी में जो एक लाइन होती है उसे फुल स्टॉप कहा जाता है। तो यहाँ पूर्ण विराम आया है, तो पूर्ण विराम हिंदी में लिया जाएगा 2 नंबर, 5 में आएगा 2। 6 अल्प विराम, अल्प विराम में आएगा कॉमा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, तो यहाँ आएगा 4 नंबर। ये ऊपर के रह गए हैं फर्स्ट में। तीसरा अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह में देखेंगे हम 5 नंबर, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई विद्यार्थी मित्रों। फर्स्ट में 3, 2 में 5, 3 में 6, 4 में 1 और 5 में 2, 6 में 4, ठीक है। हम जो पीछे की लाइन है उस पर से देखेंगे, आगे से फर्स्ट में 3 मत देखना, आगे से फर्स्ट में, यानी कि जैसे कि उद्गार चिन्ह, तो फर्स्ट में मैं बताता हूँ लाइन करके 3, सेकंड में अवतरण चिन्ह 5, तो मैं बताता हूँ 5, योजक चिन्ह थर्ड यानी कि 6, प्रश्नसूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मीन्स फुल स्टॉप, 6 अल्प विराम यानी कि 4 नंबर, ठीक है। ऐसे पीछे से लाइन से देखिए, 1 में 3, 2 में 5, ठीक है। आगे का बस नस देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये विराम चिन्ह हम पढ़े, तो आप भी उस विराम चिन्ह आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। विराम चिन्ह इस सेंटेंस को रखकर आप ये होमवर्क है, आप कर सकते हो। एक्सरसाइज थर्ड है वह जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए, यानी कि जो जाति है उस जाति के आसपास आपको चिन्ह रखने हैं कि कौन कौन सी जातियाँ होती है। तो हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, यहाँ संज्ञा दी गई है। तो जातिवाचक संज्ञाओं के लिए पहला सेंटेंस है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो पहले सेंटेंस में जो जातिवाचक यानी मनुष्य है वह जातिवाचक शब्द है। दूसरा है शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो यहाँ जो जातिवाचक संज्ञा है वह पौधे। तीसरे में है शहर के लोग सुबह शाम टहलने लिखते हैं, तो शहर।
चौथा है फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल। तो हमने यहाँ जातिवाचक संज्ञा देखी चार सेंटेंस में, तो आप कर सकते हैं। आगे की जो एक्सरसाइज है, प्रश्न है, तो हम स्वाध्याय पर जाएंगे। स्वाध्याय में भी इस प्रश्न को दिए गए हैं। तो यहाँ स्वाध्याय के प्रश्न हैं कि अंदाज अपना अपना, यानी कि सोच विचार अपनी अपनी। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने विचार लिखे हैं, उन्हें पढ़िए। यानी कि आपके जो दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उसको आपको सिर्फ पढ़ने हैं, यानी कि उस विचार के बारे में जो लेसन में दिया गया है उसे आधार पर आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताता हूँ उसका आंसर में, जो आंसर 2 है, यानी कि यहाँ उस विषय के विचार के बारे में जो अंतर है उस बारे में बताता हूँ, ध्यान देना। तो उसका आंसर है, मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है, यानी कथनी और करनी उसी की ही एक हो सकती है जो सत्यवादी होता है, निर्भय होता है और साहसी होता है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता सभी नहीं रख सकते, यानी कि जो लोग डरपोक होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, वो कथनी करनी में समानता नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है, कथनी और करनी में अंतर विषय आपके दोस्त के विचार है वह लिखने हैं और पढ़ने हैं। तो मेरे दोस्त के जो विचार हैं वह पढ़ता हूँ, ध्यान से देना। कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है, मैंने बहुत कोशिश की, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊँगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, पर अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो, यानी तफावत न हो, समान हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी को करनी में बदलना ही होगा। यही मेरा जो दोस्त है, मित्र है, उनके विचार है। तीसरा है करके दिखाइए, ये आप भी कर सकते हैं। आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ तोड़ना फूल मना है, ठीक है, तो उसका सेंटेंस बन सकता है कि फूल तोड़ना मना है। जैसे हम एग्जाम्पल जो यहाँ दिया गया है वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, फूल तोड़ना मना है। तो ऐसे कोष्टक पर से आप कई सेंटेंस आपको अपने घर पे अपने नोट में बनाने हैं, ठीक है। तो इस लेसन को हम यहाँ कुछ मुहावरे हैं वो हम देख सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना, यानी कि 2 गुना लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना। मनुष्य जो करता है वैसे ही उसको फल मिलेंगे। तीसरा है सोच को आँच नहीं, यानी कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं रहता, यानी कि जो व्यक्ति सच्चा है उसको कोई डर नहीं होता, कोई भय या मुश्किल नहीं आती है। चौथा है काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, यानी कि जरा भी पढ़ाई लिखाई न होना, उसे कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। यहाँ जो रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किए जो शब्द है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ बहुवाचक शब्द दिए हैं। यहाँ जो ग्रामर है बहुवाचक संज्ञा, उसकी जो डेफिनेशन है या व्याख्या देखेंगे। बहुवाचक संज्ञा जो शब्द गुण दोष भाव दशा आदि का बोध कराते हैं वे बहुवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि बहुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसका ये डेफिनेशन है या उसकी व्याख्या है कि जो शब्द गुण दोष भाव दशा आदि का बोध कराते हैं वे बहुवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ कोष्टक में बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं तो उनमें बहुवाचक संज्ञाएं हम देखेंगे। तो बहुवाचक जो संज्ञा है उसके जो आंसर है वह हम देखेंगे कि जो बहुवाचक जिसमें भाव होता है, तो पहला है सच्चाई, जो पहला है बहुवाचक सच्चाई। दूसरा है ऊंचाई। तीसरा है बचपन।
चौथा है लंबाई, उसके बाद है अमीरी, उसके बाद है बुढ़ापा। तो जो ये शब्द है वह भाववाचक संज्ञा बताते हैं हमें, जिसमें भाव देखने को मिलता है। जिसे भी शब्द दिए उसके ध्यान से देना है। और जिस शब्द को आपने ध्यान से देखा है तो वह शब्द है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि उपयुक्त वाक्य में, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि उपयुक्त शब्द में, वाक्यों में रेखांकित शब्द यानी भीड़, टोली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे समूह में उसे बताया गया है सभा। हम देखेंगे कि जो यहाँ ऊपर शब्द बनाए गए भीड़, टोली और सभा, ये तीनों शब्द कैसे हैं? समूहवाचक। वहाँ जो लोग हैं वह इकट्ठा हुए होते हैं समूह में। सभा में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। टोली यानी कि टोला जिसे बोलते हैं, गुजराती में टोड़ू कहवाय। तो जहाँ टोली यानी कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, भीड़ में भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसे समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे जब शब्द जहाँ आते हैं तो वहाँ हमें समूहवाचक संज्ञा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस लेसन को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। तो भाग लेसन 1 और भाग 2 दोनों को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और जो एक्सरसाइज करवाई है उस पर आप ध्यान दीजिए। अब इस लेसन का टेस्ट जो टेस्ट है उसका तारीख हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, नमस्कार।